जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 27 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, इसलिए मैं आपकी हिंदी की तैयारी करवा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको हरियाणा बोर्ड ने जो सेशन 2022 और 23 में नई बुक लगवाई है, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इसमें टोटल 18 पार्ट हैं और हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 18 पार्ट हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 10 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। बाकी पार्ट नंबर 11 से लेके 18 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी में ईश्वर के प्रति भक्त का क्या भाव प्रकट होता है। आंसर देखें। तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी पंक्ति में ईश्वर के प्रति भक्ति का अनन्य भक्ति भाव तथा विश्वास प्रकट होता है। भक्त को ईश्वर पर इतना भरोसा है कि वह जानता है ईश्वर उसे तथा सब प्राणियों को देख रहा है तथा सबकी प्रार्थना सुन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। प्राणायाम शब्द दो शब्दों कर्मश प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति तथा आयाम का अर्थ है नियमन। इस प्रकार जीवन शक्ति का नियमन करना, जिसमें सांसों पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यौगिक क्रियाएं हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती हैं। आंसर देखें। यौगिक क्रियाएं मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना का मिलन कराती हैं। ये शरीर के आंतरिक विकारों को दूर कर एवं चित्त को शिथिल करती हैं तथा अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। इस प्रकार यौगिक क्रियाएं हमें असीम आनंद प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राणायाम करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता है। आंसर देखें। प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखने चाहिए। इसे आरंभ करने से पूर्व थोड़ी देर सांस को स्वाभाविक रूप से लेकर सम व शांत करना चाहिए। शरीर को ढीला व चारों ओर से विचारों को हटाकर मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। इसे शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, यानी कि जितना आप कर सकते हो उतना ही करें। अधिक तथा अनियमित रूप से नहीं, यानी कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए और अनियमित रूप से नहीं करना चाहिए, यानी कि रूटीन में करना चाहिए, नियमित तौर पर करें। प्रातःकाल खाली पेट प्राणायाम करना अधिक उपयुक्त व लाभप्रद है। इसे करते वक्त ऋतु का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे गर्मियों में भस्त्रिका सूर्य भेदन का अभ्यास न करें तथा सर्दियों में शीतल व शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंतरिक व बाह्य कुंभक में क्या अंतर है। आंसर देखें। कुंभक से अभिप्राय श्वास को यानी कि सांस को अंदर या बाहर रोकने से है। अंदर श्वास भरकर रोकना आंतरिक कुंभक व श्वास बाहर निकालकर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्वानों की संगति परमेश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक होती है। आंसर देखें। जो व्यक्ति विद्वानों की संगति में रहता है, विद्वानों से सदैव उसे ज्ञान भक्ति वैराग्य धर्म ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान ही उसके परमेश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सत्संगति यानी कि अच्छी संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है कैसे। आंसर देखिए। सत्संगति मनुष्य की बुद्धि
बुद्धि की जड़ता को हरती है, यानी कि बुद्धि की जो जड़ता है, अज्ञानता है, उसको ख़त्म करती है, यानी कि अच्छी संगति। मनुष्य की वाणी में सत्य का संचार करती हैं, सभी दिशाओं में मनुष्य के सम्मान व उन्नति को बढ़ाती हैं, मनुष्य को पाप से दूर करती है तथा उसके हृदय को प्रसन्न रखती हैं। इस प्रकार सत्संगति, अच्छी संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उमर सय्याम ने अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक क्यों कहा है? आंसर देखें। उमर खयाम ने अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति सदैव अपने साथी से अज्ञानतापूर्ण कार्यों के बारे में बात करता है और धीरे धीरे उसे भी अज्ञानी यानी कि मूर्ख बना देता है। अज्ञान का शिकार व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता, यानी कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। फलस्वरूप जीवन के हर क्षेत्र में उसे असफलता, अज्ञान एवं प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। इससे उसका जीवन नरक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बांस गंध में क्या समानता बताई है? आंसर देखें। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बांस, गंधी उसको बोलते हैं जो इत्र वगैरह बेचता है, गंध में यह समानता बताई है कि जिस प्रकार गंधी की बांस चाहे किसी को कुछ न दे परंतु उसे सुशोभित अवश्य कर देती है, यानी कि जो गंधी होता है, यानी कि जो इत्र वगैरह बेचता है, अगर आप उसके पास जाओगे तो उसमें से इत्र की बांस यानी कि गंध आएगी। उसी प्रकार साधु सज्जन चाहे किसी को कुछ न दे परंतु अपने सज्जनतापूर्ण गुणों से अपनी संगति में आने वाले को अवश्य ही ओतप्रोत कर देते हैं। इसी तरह से ये बता रखा है कि साधु यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनकी संगति में रहते हो तो उसके जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो आप में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका? जिज्ञासु उसको कहते हैं जो कोई बात जानना चाहता है। आंसर देखें। जिज्ञासु के पेट पर 2 सेर वजन का पत्थर बंधा था। पत्थर बांधे हुए दिन भर वह अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभालते हुए चलना फिरना उसके लिए असहाय हो उठा। इसी कारण वह पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय बांधे नहीं रख सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को क्या समझाना चाहते थे? आंसर देखें। युवक को यह समझाना चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने खंबे को पकड़ रखा है उसी प्रकार वह जब चाहे खंबे को छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार वह जब चाहे खंबे को छोड़ सकते हैं उसी प्रकार वह युवक भी जब चाहे शराब को छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें। निश्चय ही दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति होती है जो जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य पहाड़ों का सीना चीरकर मार्ग निकाल सकता है, समुद्र के भीतर से मोती निकाल कर ला सकता है तथा बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। गलत आदतों को छोड़ना तो दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? आंसर देखें। शारीरिक कमियों के बारे में अष्टावक्र के विचार थे कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। इसी कारण वह अपनी शारीरिक कमियों से चिंतित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति
युक्ति क्यों खटक रही थी? आंसर देखें। राजा जनक अपने सभासदों द्वारा अष्टावक्र का उपहास उड़ाए जाने की बात से खिन्न थे, जिसके कारण अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा को चर्मकारों की सभा यानी कि चमड़े के काम करने वालों की सभा कहा था। राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, परंतु अष्टावक्र के रूप में वे अपने सामने अपने से अधिक ज्ञानी की उपस्थिति सहज ही अनुभव कर रहे थे। यानी कि उसकी यानी कि जो राजा जनक थे उसके सामने जो अष्टावक्र था अधिक ज्ञानी था, इसलिए उनकी उपस्थिति वो महसूस कर रहे थे कि वो अधिक ज्ञानी है तथा उसके प्रति समर्पित भी हो गए थे। इसी कारण अपने से अधिक ज्ञानी से मिली प्रताड़ना के रूप में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति उन्हें खटक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था और वह बाद में उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? आंसर देखें। राजा जनक ने घोषणा करवाई थी जो विद्वान उन्हें ज्ञानोपदेश यानी कि ज्ञान देकर संतुष्ट कर देगा उसे अपना आधा राज्य और बहुत सा धन देंगे, लेकिन यदि उसका ज्ञानोपदेश यानी कि जो वो उपदेश देगा, ज्ञान का उपदेश देगा, संतोषजनक नहीं हुआ यानी कि उससे उसको राजा को संतुष्टि नहीं हुई, तो ज्ञानोपदेशक यानी कि ज्ञान देने वाले को कारागृह में डाल दिया जाएगा यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता सहित अनेक विद्वानों ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया, परंतु वह संतोषजनक न होने के कारण वे सभी विद्वान बंदी बना लिए गए। बाद में अष्टावक्र के ज्ञानोपदेश से राजा जनक को जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? आंसर देखें। एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो, पर शिवाजी ने न तो सलाम किया और न झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार की तो शिवाजी ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक यानी कि सिर नहीं झुकाता। इस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? आंसर देखें। शिवाजी का यह कथन कोंढाणा के दुर्ग को जीतने। एक बार शिवाजी की मां ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि उसके मन को शांति तब मिलेगी जब वह कोंढाणा के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। कोंढाणा के दुर्ग को जीतना बड़ा कठिन था, पर मां की इच्छा थी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंढाणा के दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, परंतु उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस प्रकार शिवाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिवाजी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर देखें। शिवाजी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें वीर, साहसी तथा निर्भीक बनना चाहिए। हमें अपनी जाति और धर्म पर अभिमान होना चाहिए। हमारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए। हमें अपने माता पिता का, विशेषकर माँ का सम्मान करना चाहिए। स्त्री जाति के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ काम बहादुरी से न बने वहाँ हमें अपने बुद्धिबल का प्रयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में वीरता के साथ उदारता का समावेश होना चाहिए, यानी कि वीरता के साथ साथ उदारता भी होना चाहिए, यानी कि समभाव भी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कुट्टकाध्याय का संबंध गणित की किस शाखा से है? आंसर देखें। ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कुट्टकाध्याय का संबंध बीजगणित से है। उन्होंने बीजगणित को कुट्टक की संज्ञा दी है और कुट्टकाध्याय में उन्होंने बीजगणित
अनिधार्य रेखिक एवं वर्ग समीकरणों के हल दिए हैं। इसके अध्याय 2 में त्रिकोणमिति पर कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ब्रह्मगुप्त का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है? आंसर देखें। गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्योतिष गणित एवं अंक गणित सभी विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में गणित विषय के अध्यायों में अंक गणित के सभी प्रकरणों का ज्ञान दिया है। उन्होंने गणित विषय से संबंधित शून्य के उपयोग के नियम खोजे हैं, यानी कि गणित के अंदर शून्य के उपयोग करने के लिए जो नियम बने थे वो इन्होंने खोजे थे। वे पहले गणितज्ञ हैं, यानी कि वो ऐसे पहले गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित ज्योतिषी की रचना विशेष क्रम से की और ज्योतिष तथा गणित को अलग अलग अध्यायों में बांटा। आधुनिक गणित के इस इतिहास वेता हावर्ड इब्स के शब्दों में कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के ये सूत्र भारतीय ज्योतिषी के सबसे विलक्षण और उत्तमता में अनुपम है। गणित के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखकर प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि के नाम से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 19वीं सदी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था कैसी थी? आंसर देखें। 19वीं सदी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जाति के आधार पर मनुष्य को छोटा बड़ा, छूत अछूत समझा जाता था। शूद्रों को हे दृष्टि, यानी कि शूद्रों को मतलब छोटी जाति के लोगों को बुरी दृष्टि से, यानी कि हीन दृष्टि से देखा जाता था। उन दिनों किसी ब्राह्मण का शूद्र से दान लेना असंभव सा था। ऐसा कृत्य उन्हें समाज से बहिष्कृत करा सकता था, यानी कि समाज से बाहर निकलवा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रामकृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति कैसे? आंसर देखें। रामकृष्ण ने जीवन भर भारत की सुप्त चेतना एवं कालजयी संस्कृति को अपने अलौकिक स्पर्श से स्पंदित कर पुनः स्थापित करने का कार्य किया था। विभिन्न भारतीय संप्रदाय के विचारों को आत्मसात कर सद्भाव एवं समरसता का उपदेश दिया था। इसलिए उनका जीवन भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शिकागो की धर्म संसद से पूर्व भारत के धर्म दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों के क्या विचार थे? आंसर देखें। शिकागो की धर्म संसद से पूर्व, यानी कि पहले संसद, यानी कि शिकागो में धर्म संसद से पहले भारत के धर्म दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों के मन में अनेक पूर्वाग्रह थे, यानी कि अनेक पहले से उन्होंने अनुमान लगा रखे थे। उनकी दृष्टि में भारतीय दर्शन एवं संस्कृति हे वस्तु थी, यानी कि वो भारतीय दर्शन और संस्कृति को हीन भावना से देखते थे। परंतु स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में वेदांत और भारतीय संस्कृति की तार्किक व्याख्या कर पूर्वाग्रही यूरोप व अन्य धर्मावलंबियों के ज्ञान चक्षु खोल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर किस प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं? आंसर देखें। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर कुश्ती, दंगल व कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। इन खेलों की कई दिनों पहले से तैयारी आरंभ कर दी जाती है। खेल के दौरान बहुत भीड़ जुटती है जो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाती है। खेलों के दौरान सहज भाव से निकलने वाली किलकारियों से माहौल बनता है, वह देखने लायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किन तिथियों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, वह क्यों? आंसर देखें। हमारे देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं।
15 अगस्त देश को स्वतंत्रता मिलने वाले दिन के रूप में, 26 जनवरी देश का संविधान लागू किए जाने वाले दिन के रूप में तथा 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 15 अगस्त जो है इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी को संविधान बना था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसलिए इनको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। त्यौहार सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए आवश्यक हैं, इस विषय में अपने विचार लिखो। आंसर देखें, निश्चय ही त्यौहार सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। त्योहारों के कारण लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। कुछ त्यौहार जैसे होली, जन्माष्टमी आदि तो सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, तो और भी अधिक लोगों को समीप लाते हैं। इनसे बच्चों को अपनी परंपराओं का ज्ञान मिलता है। बच्चे बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वे बड़ों को एक दूसरे से गले मिलते, पूजा आदि करते देखते हैं। इस प्रकार त्योहार सामाजिक सद्भाव कायम रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं की और क्या जिम्मेदारी बनती है? आंसर देखें, औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज का संस्कार करें, कमज़ोरों को ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में भागीदारी बनाएं, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको भी ज्ञान में भागीदारी दी जाए, यानी कि उनको भी शिक्षा दी जाए। समाज का सुदृष्टिकरण व उसका सांस्कृतिक नेतृत्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस प्रसंग से पता चलता है कि बचपन से ही इरा के मन में असहाय व मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था? आंसर देखें, इरा ये नाम है। जब 8 वर्ष की थी तब उत्तरकाशी में भूकंप आया। सामान्य इस उम्र के बच्चे अपने पैसों को टॉफ़ी और कुरकुरे खाने में खर्च कर देते हैं, परंतु इरा ने अपनी गुल्लक में जुड़े 91 रुपये भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भिजवाए थे। इस प्रसंग से पता चलता है कि बचपन से ही इरा के मन में असहाय व मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था। तो ये थे आपके क्लास 9th के नैतिक शिक्षा की किताब से 1 से लेकर 10 पाठों तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद पार्ट 11 से लेकर 18 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।